आपने पीटा ऐसे कितनी रकम देनी है? बहुत पैसे लेने थे, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद से मुझे कहा कि डीजे पैसे नहीं, साथ रहे पैसे फिर कमा लेगा। जोशी मंडी के अंदर ये जलसा हुआ, 17 से ऊपर लड़के जो उनसे हैं, कुछ सामान मेरा जो सा वो पकड़ा गया, लड़कों पे तशद्दुद भी हुआ, बांध कर भी रखा गया थाने के अंदर। थाने के गंदे कमरों से बेहतर ये है कि तुम उस इवेंट से पहले ही तुम निकल जाया करो और किसी अच्छी जगह पर रह लिया करो। शुक्र है मैं पहले से ही पाकिस्तान में या लाहौर में नजर नहीं आता। मेरे ऊपर कोई बैन नहीं है ऐसा कि मैं किसी का भी पार्टी का काम नहीं कर सकता। खुद इमरान खान साहब ने मुझे कहा, डीजे जब भी तुम्हें कोई काम के लिए बुलाए तो तुम चले जाना, हम बुलाएं तब जरूर आ जाना। कि आप पे किस तरह के इल्जामात लगाए गए? 9 दिसंबर को इन्होंने इल्जाम मेरे ऊपर लगाया कि कोरोना की खिलाफ वर्जी करवा रहा हूँ। उससे प्रीवियस मेरे जलसों की वजह से मुझे उठा लिया गया। केला और नहत्ता में सोया हूँ। पुलिस के 23 जवान गबरू लोग आए और मुझे घसीटते, उठाते, ठुटे मारते, गालम गलोच करते मेरे ऊपर। और जो उस टाइम मौजूदा हुकूमत थी उन्होंने उठा लिया कि डीजे पार्टी करता है इतने बड़े जलसे, तो इसको उठा लिया। खुशबू चाहती है सारे पाकिस्तानी इदारे मेरे पीछे पड़ जाए दोबारा से। हमने एएनपी का भी काम किया, पीडीएम के भी बड़े जलसे किए, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के बड़े जलसे किए। पीएमएलएन का लास्ट जो सवात में जलसा हुआ था उसका भी लॉजिस्टिक हेड था। Hello everyone, you're watching Front Foot Podcast and I'm your host खुशबू अफजान। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डीजे बट। नाज़रीन, डीजे बट जिन्होंने म्यूज़िकल रस्ते से पीटेक को ज्वाइन किया, आज उनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से कुछ बातों को खोलेंगे। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग भी खबरें डिजिटल फैमिली का हिस्सा बन सके। तो चलें बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब और उनको वेलकम करते हैं। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि पीटीआई में आप बहुत मकबूल रहे, लेकिन अब क्या वजह पड़ी है कि आप पीटीआई से दूर हो गए हैं? देखिए जी, मैं पीटीआई का टाइगर था, पीटीआई का टाइगर हूँ और पीटीआई का टाइगर ही रहूंगा इंशाल्लाह। पीटीआई से आपको मुंसलिक किसने करवाया, और ये जो आपकी पीटीआई के साथ अटैचमेंट थी, ये नजरियाती अंडरस्टैंडिंग थी या एक बिजनेस एग्रीमेंट था? मेजर हसन बिलाल, अल्लाह पाक उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, 2004-05 में मुशर्रफ के वो हेड थे, यहाँ पर डीएचए के हेड थे, और यहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात हुई। और जब इमरान खान ने 23-24 अप्रैल 2011 को एक धरना दिया था जिसमें खान साहब कंटेनर के ऊपर ही सोए थे, उसके लिए उन्हें एक अच्छा डीजे चाहिए था, एक अच्छा साउंड वाला चाहिए था। तो तब मेजर हसन बिलाल साहब ने कोऑर्डिनेशन करवाई, मुझे उनके साथ मिलाया और ये 100% कारोबारी डील थी अब तक। ठीक, अच्छा सर, बताइएगा कि आप पर ओवर बिलिंग के चार्ज लगाए गए और उसमें आप कल्प्रिट भी साबित हुए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे आज तक ये बात नहीं पता, यह आपके ही इस पॉडकास्ट से मुझे पता चल रही है कि मैंने ओवर बिलिंग चार्ज कर रहा था, और मुझे ऐसा तो कभी कुछ नहीं था। जिन्होंने मुझे याद पड़ता है 2014 के धरने का ओवर बिलिंग का चार्ज करा था, वो बेचारे पीटीआई में है ही नहीं। वो तो बड़े बुरी तरीके से जो उनसे उनको पीटीआई से निकाल दिया गया, या वो पीटीआई छोड़ गए, और उसका नाम शुएब सदीकी अलीम खान साहब थे। ये पॉलिटिकल जो है वो विक्टिमाइजेशन पहले भी होती आई थी, आज भी कर रहे होते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये कहना कि कल्प्रेट निकले या करप्ट निकले, तो आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ किसी भी किताब में। तो प्लीज़ ये चेंज करना पड़ेगा, आपको ऑन एयर कह रहा हूँ। अच्छा सर, बताइएगा कि इस वक्त पीटीआई ने आपसे या आपने पीटीआई से कितनी रकम लेनी है? देखिए जी, धरना 2014 का जो था उसके अंदर मैंने बहुत पैसे लेने थे, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद से मुझे कहा कि डीजे पैसे नहीं है, साथ रहे पैसे फिर कमा लेगा। 23 जुलाई 2015 को, ये मैं रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे देता हूँ, जिसमें पीटीआई कह रही है कि डीजे बट 25 लाख रुपए के एवज अपना सारा पेमेंट धरने की जो बकाया थी वो माफ़ कर रहे हैं। तो मैं वेव आउट कर चुका हूँ वो पेमेंट, तो अब मैं दोबारा से कैसे कह सकता हूँ कि हाँ मैंने पैसे लेने हैं? एक दफ़ा जो छोड़ दी और उसको मैं रिटर्न साइन भी कर चुका हूँ कि हाँ ठीक है मैंने वेव आउट कर दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद
मेरा ख्याल है सैकड़ों जलसे मैं कर चुका हूँ। 2015 23 जुलाई से लेकर अब तक मैं तकरीबन मुझे अब याद भी नहीं पड़ता कि मैं पाकिस्तान के किस किस कोने में जाकर इवेंट्स कर चुका हूँ जी। अच्छा बताइएगा कि आपका लास्ट जलसा पीटीआई वालों के साथ कब था, कहाँ था, कुछ डिटेल्स शेयर करें। खुशबू चाहती है कि सारे पाकिस्तानी इदारे मेरे पीछे पड़ जाए दोबारा से और मुझे फिर उठा ले एक दफ़ा फिर, जैसा कि पहले भी ऐसा होता है। तो एनीवे 8 सितंबर 2024 को लास्ट जलसे का मैं लॉजिस्टिक हेड था इस्लामाबाद संजानी टाउन के पास। ये जो सा है वो मोशी मंडी के अंदर ये जलसा हुआ और बड़ी मुश्किलात देखी हमने उस जलसे में। कुछ 17 से ऊपर लड़के जो से हैं और कुछ सामान मेरा जो सा वो पकड़ा गया और उनको फिर वागजार करवाया गया, उनको छुड़वाया गया, लड़कों पे तशद्दुद भी हुआ, उन्हें बांध कर भी रखा गया थाने के अंदर और बड़े बड़े इश्यूज थे। जनरेटर्स, गाड़ियाँ, कंटेनर्स पकड़े गए उसके अंदर। और थैंक यू सो मच मैं ऑनरी अली अमीन गंडापुर साहब का और वकला टीम का, जिन्होंने वहाँ पर जाकर बाकायदा मेरी टीम को भी वागजार करवाया, मेरा सामान भी। इवन कि 8 सितंबर से पहले 6 सितंबर वाले दिन अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर और गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, दोनों मेरे दोनों ट्रकों के अंदर बैठे हुए हैं और 3 घंटे पुलिस के साथ इनका मुकालमा चल रहा है कि हमने अपना सामान नहीं देना बिकॉज कि ये गैर कानूनी है, तुम लेकर जा रहे हो, हम आपको नहीं ले जाने देंगे बिकॉज कि हमारा परसों इवेंट है और हमने इन्हीं सामान से अपना इवेंट करना है। तो 3 घंटे तक वो ऑन एयर पुलिस से लड़ते रहे। लड़ने से मुराद ये है कि मुकालमा करते रहे। अच्छा बताइएगा कि आपका लास्ट जलसा पीटीआई वालों के साथ कब था, कहाँ था, कुछ डिटेल्स शेयर करें। देखिए जी, एक तो मुझे 9 सितंबर 2014 को मुझे कमरे से बिस्तर से उठा लिया और 3 दिन तो हब्से बेजा में रखा। उसके बाद फिर अदालत में मुझे पेश किया गया और नेक्स्ट डे अडयाला जेल से गुजारने के बाद, बाजियाब करवाने के बाद, और उसमें भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा फिर आज ऑन एयर उन सब लोगों का, स्पेशली मेजर हसन बिलाल साहब का और आज़म स्वाति साहब का, जिन्होंने हर थाने में जाकर मेरे लिए बाजियाबी के लिए मुझे ढूंढा, लेकिन 3 दिन बाद आखिरकार मैं मिल गया। एनीवे मुझे वो सब चीज़ें अब याद आती है ना तो मुझे वो दुख भी होता है कि यार हम मज़दूर आदमी हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान का एक अच्छा साउंड वाला, एक अच्छा जलसा कंट्रोलर जिसे अपने काम पर भी नाज है और अच्छा काम भी कर रहा है, तो उसको आप भेड़ बकरी की तरह हफ्से बेजा में भी रखते हैं, हथकड़ियाँ लगाते हैं, जिस तरह हम कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, अल्लाह माफ़ करे, या कोई मतलब पता नहीं कितना बड़ा हमने क्राइम किया है। हालांकि हम लाखों रुपया टैक्स भी पे कर रहे होते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती होती है और उठा लिया जाता है। लेकिन थैंक यू सो मच उन सब लोगों का, उन सब माओं का जो उस दिन मेरे लिए दुआएं की, जिन्होंने 1 हफ्ता पूरा, अब तो एक्स कहलाता है, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहा फ्री सेल डीजे बट। तो मेरे लिए ये भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि उन सब माओं का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने घरों में बैठ के मेरे लिए मेरी बाजियाबी के लिए वो सारा कुछ किया और आखिरकार बहुत से लोगों की वजह से मैं वापस आ गया। तो ये तो बात 10 साल पुरानी थी। लेकिन फिर 9 दिसंबर 2020 को मुझे एक दफ़ा फिर मेरे ऑफिस से उठा लिया जाता है और बड़ी मुश्किल के साथ, मतलब मेरे को बड़ा जुल्म जबर किया गया उस वक्त भी। लेकिन नेक्स्ट डे फिर पुलिस को मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि अदालत ने अबूरी ज़मानत मुझे दे दी और अदालत ने कहा कि वाकई मतलब थैंक यू सो मच, मेरी जो कानून बनाने वाला इदारे तो पुलिस भी है जिन्होंने उठाया था, लेकिन अदालतें भी हमारा कानून है जो उनसे है, जिन्होंने मुझे अबूरी ज़मानत दी और उसके बाद फिर मैं मतलब वो ज़मानत जो सी है वो फाइनल कर दी गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो एक दफ़ा फिर मेरे पर विक्टिमाइजेशन की गई और उसमें भी मैं
बड़े लोग ऐसे हैं जिनका मैं ऑन एयर अगर मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, लेकिन थैंक यू सो मच सबका। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तमाम जलसे करने के नतीजे में, जैसे कि आपने कहा कि आपको भी उठा लिया गया और काफ़ी तशद्दुद जुल्म किया गया, फिर उसके बाद आप पर इल्ज़ामात भी लगाए गए। तो ये ज़रा डिटेल्स शेयर कीजिएगा कि कब कितनी दफ़ा आपको उठा लिया गया और क्या इल्ज़ामात थे आप पे? विक्टिमाइजेशन तो वो है जो ये मुझे उठाने के लिए बंदे भेजते हैं, तो राइट। उठाया तो बड़ी बेदर्दी के साथ गया। और ये वीडियो आप 2020 के बाद फिर उठाया गया आपको? नहीं 2020 के बाद मुझे मेरे बड़ों ने कहा हुँ। कि थाने के गंदे कमरों से बेहतर ये है कि तुम जब भी कोई ऐसा इवेंट हो तो तुम पहले ही आउट हुआ करो, उस इवेंट से पहले ही तुम निकल जाया करो और किसी अच्छी जगह पर रह लिया करो। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं पहले से ही पाकिस्तान में या लाहौर में नज़र नहीं आता। बाहर के मुल्क से ज़्यादा एक दो दफ़ा बाहर के मुल्क क्या, लेकिन ज़्यादातर लाहौर में नज़र नहीं आता था। जस्ट लाइक के लाहौर में जिस तरह भी पीछे पीटीआई का बहुत बड़ा जलसा था हुँ। और उस वक़्त 4 दिन तक पुलिस जो सी है मेरे ऑफिस और मेरे घर के बाहर नाका लगा के खड़ी हुई है कि अब डीजे बट आए तो इसको उठाएं, गिरफ्तार करें और उसको ले जाएं। बट मैं अवेलेबल नहीं था, बट ऑन एयर मुझे सीसीटीवी में सारा कुछ नज़र आ रहा होता था और कोई बात नहीं है, मैं सही। अच्छा, बताइएगा कि आप पे किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और फिर उसके बाद आपको क्या थ्रेट्स मौसूल हुए? देखिए जो इल्ज़ाम रिटर्न में आता है ना हमेशा वो मौके की मुनासबत से लगाते थे। जस्ट लाइक के अभी इन्होंने 9 दिसंबर को इन्होंने इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया कि कोरोना की खिलाफ वर्जी करवा रहा हूँ, हालांकि जलसा कोई कर रहा है, ये मेरा काम है। मैं उस जलसे में तो खैर मैं कोई पार्टिसिपेट भी नहीं था कर रहा, कोई उसमें मेरा पार्टिसिपेट नहीं था। बट उससे प्रीवियस मेरे जलसों की वजह से मुझे उठा लिया गया कि 9 तारीख को जब मुझे उठाया 13 तारीख को एक पीडीएम का जलसा था यहाँ पर, जो उस टाइम मौजूदा हुकूमत थी उन्होंने उठा लिया कि डीजे बाटी करता है इतने बड़े जलसे तो इसको उठा लिया जाए। तो वो मुझे उन्होंने पुलिस से कह के थाने में लेकर आए जहाँ पर मतलब बड़ा वो जुल्म तशद्दुद हुआ। और वो सीसीटीवी मैंने फुटेजेस ऑन एयर की जिसमें मेरे मुंह पर भी जूते मारे गए, मतलब इस तरह वो ठुड्डे मारते हैं जिस तरह पुलिस वाले, और ज़बरदस्ती मुझे घसीटते हुए अकेला और नहत्ता मैं सोया हूँ। 23 लोग आए, पुलिस के 23 जवान गबरू लोग आए और मुझे वो घसीटते उठाते ठुड्डे मारते गालम गलोच करते मेरे ऊपर। और बड़ा, लेकिन अल्लाह अल हक हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया में पुलिस की फिर बड़ी इस वजह से जोन सी है वो दुर्गत हुई, उनको बड़ा बुरा भला कहा गया कि तुम लोग एक मेहनतकश आदमी को किस तरीके से तुम उनके साथ जुल्म सितम कर सकते हो। पुलिस का महकमा तो बना है जुर्म को बेनकाब करने के लिए, जो जुर्म करता है उसको सज़ा देने के लिए, ना कि। आप पे छाप लग गई पीटीआई कि आप जलसे करते हैं, तो ये बताइएगा कि आपने बाकी तमाम पार्टीज़ के कितने जलसे किए, जैसे नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दीगर सियासी जमातें हैं? देखिए मेरे ऊपर कोई बैन नहीं है ऐसा कि मैं किसी का भी पार्टी का काम नहीं कर सकता। इवन खुद इमरान खान साहब ने मुझे कहा जब गुजरांवाला में पथराव हुआ तो खान साहब ने मुझे क्लियर किया कि डीजे जब भी तुम्हें कोई काम के लिए बुलाए तो तुम चले जाना, हम बुलाएं तब ज़रूर आ जाना। और ये 8 सितंबर का जो जलसा था ये स्पेशली खान साहब ने जेल से मैसेज भिजवाया था पंचोता साहब के हाथ के डीजे को, कहना संभाल ले, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर संभाला। हमने जैसा जलसा आपने देखा वो 8 सितंबर वाला, तो ये बिल्कुल ठीक है। आपको शोहरत पीटीआई की वजह से बहुत ज़्यादा मिली, बहुत मकबूलियत हुई, तो क्या आपको बैन कर दिया गया था? कुछ ऐसा सा समा आपने समझा कि बाकी पार्टीज़ के साथ आपने ये जलसे नहीं करे, कभी इस तरह की चीज़ फील हुई आपको? हमने एएनपी का भी काम किया, पीडीएम के भी बड़े जलसे किए, भावलपुर जाकर जलसा करके आया, पेशावर कबूतर चौक में पीडीएम का जलसा किया, लाहौर वाला जलसा, गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा किया, लाहौर वाला तो नहीं किया था। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के बड़े जलसे किए। पीएमएलएन का लास्ट जो सवात में जलसा हुआ था उसका भी लॉजिस्टिक हेड था, वो भी बहुत बड़ा जलसा था जो मैंने किया। तो कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जो हायर ना करे, डिपेंड करता है उनका, मतलब जो लोकल कैंडिडेट होता है वो हायर करता है, और अगर वो कहे डीजे भट्ट को हायर करना है तो करते हैं। अच्छा सर, आपसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ
कि आपने तमाम सियासी पार्टीज़ के साथ काम किया है, तो ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जैसे कि चार्जेस कौन-सी पार्टी देती है? और आप पर्सनली तौर पर किस पार्टी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं काम के हवाले से? सबसे बड़ा जलसा जो मैंने किया था 2017 में, पैसों के हिसाब से और अवाम के हिसाब से, या जो उस जलसे की सबसे बड़ी जलसा जो उनसे है, जितना बड़ा होता है पैसा उतना बड़ा मिलता है। 50वां योम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जलसा था, क्योंकि वो हाफ सेंचुरी हो चुकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो फिर उनकी बर्थडे वाला एक लेवल था, योम तासीस था, तो इस वजह से पूरे पाकिस्तान से बड़े लोग आए और वो बहुत बड़ा जलसा था जो 2017 में हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो ये दो तो मुझे, बाकी मैंने इतने काम किए। आप अगला क्वेश्चन मुझे पता है बड़ा चुपता हुआ रखेंगी, कोई बात नहीं है, यस आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। अच्छा सर, आप पर कुछ खबरें गर्दिश करती हैं कि इल्ज़ामात हैं कि आप लोगों को वादे करते हैं कि पीटीआई में आप उनको ओहदे दिलवा देंगे जिससे आप लाखों रुपए उनसे मौसूल करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये सवाल सुन के पहले तो शिश्तरा हो गया, मतलब दिमाग जो उनसे ना वो सुन्न हो जाता है। तो मैं आपके इस सवाल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वो बंदा चाहिए जो बंदा कहता है कि मुझसे इतना पैसा लिया है और मुझे पीटीआई में मुकाम दिलवाने की बात की है। हम मज़दूर लोग हैं, हम अपनी मज़दूरी करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि आओ मैं तुम्हें इमरान खान से मिलवाऊंगा, आओ मैं तुम्हें ये करूँगा। ना मैंने कभी इस सवज़ 1 रुपया भी ली है। खान साहब के साथ बराह रास्त आपकी कितनी मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं और खान साहब को आपने कैसा पाया? अक्टूबर 2011 नहीं, आई एम सॉरी, अप्रैल 2011 से भी पिछला, बल्कि 1 महीना पीछे, मार्च 2011 से लेकर 9 मई के वाक़यात तक खान साहब मंजर आम पे थे। अब तो वो जेल में हैं। तब से मुझे तो मुलाकातें याद भी नहीं है कि मैं कितनी मुलाकातें कर चुका हूँ। अनलिमिटेड मुलाकातें, बल्कि 126 दिन जो धरने के थे वो तो डेली एक मुलाकात, क्या मतलब साथ इकट्ठे होना और साथ काम करना। मैंने कहा है कि हम अदना वर्कर हैं, हम लोग कोई वो नहीं है कि कोई मिनिस्टर के ओहदे पे बैठे हुए थे या एमपीए थे या एमएनए थे। हम अपनी ड्यूटी करते थे और हमेशा, और जितने जलसे किए हैं उससे डबल या ट्रिपल मुलाकात की हैं, बिकॉज के उस जलसे को मैनेज करने के लिए खान साहब के पास जाना, ऑफिस में उनसे मुलाकात करना, उनसे सारी ब्रीफिंग लेना, तो मैनी टाइम्स खान साहब से मुलाकात है। खान साहब को कैसा पाया, मैं बात करता हूँ कि जिस तरह मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि मैं एक मामूली सा एक साउंड वाला हूँ और इमरान खान एक पार्टी के लीडर है, बट खान जो उनसे है वो उनकी एक छोटी सी बात बताता चलो। खाना खाने के वक्त, यार वो मेरा डीजे किधर है, डीजे तूने खाना खाया है तो मेरे लिए भी खाना भेज रहे यार तूने, मतलब कि कोई भी चीज़ है कि उसका ख्याल रखना, तो वो एक लीडर होके हम जैसे लोगों का ख्याल रखते थे। तो हमारी हमेशा दुआएं हैं खान साहब के लिए। खान साहब ग्रेट आदमी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये खबरें भी गर्दिश की कि आपको पीटीआई से फायर कर दिया गया था। अगर ऐसा था तो आपने पीटीआई के किन कायदीन से रब्ता किया कि दोबारा से आपको पीटीआई की जलसे के उसी तरह से डीजे के इंतजामात संभालने का मौका मिल सके? ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी आज तक ज़िंदगी में कि मुझे फायर कर दिया हो कि डीजे भट्ट को। नहीं, मैं कोई जॉब पे तो नहीं था कि मुझे फायर कर दिया। मैं अपना कारोबार करता हूँ और हमेशा मुझे कॉल की गई है। मैं चल कर नहीं किया कि मुझे काम दिया जाए, काम लेना चाहिए, काम मांगना चाहिए, मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैंने किसी को कहा हो कि यार मुझे काम दो। मेरे अच्छे काम की वजह से, मेरा प्रोफेशनल होने की वजह से हर बंदे ने मेरे तक रसाई हासिल की और मुझे काम के लिए कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस कामयाब काम को मैंने करके नाम कमाया, इनाम कमाया। पाकिस्तान के इन पॉलिटिकल सिनेरियोज में जब आपको कॉल की जाती है कि आपने जलसा अब डीजे के इंतजाम संभालने हैं, तो उस वक्त आपकी तैयारी किस हवाले से होती है? खुद को सेव करने के हवाले से या फिर जलसे में अपनी सर्विसेज देने के हवाले से? अल्लाह पाक ने हमारी जो जान दी है उसकी हिफाजत भी करनी होती है, तो हम हर तरीके से काम करते हैं। हम भागते भी हैं, हम छुपते भी हैं। डरना एक अलग सेगमेंट है। डर होता है कि वो पकड़ा जाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। गायब होना एक सेक्शन बिल्कुल है, हम गायब हो जाते हैं और नज़र नहीं आते, और इसकी तैयारी
खुफिया करते हैं, आपको नहीं बताना ताकि सबको पता चले, अगला जलसा जो है वो पहले ही पैकअप कर दिया जाए। तो बिल्कुल जलसों की तैयारियां करते हैं, और उसके सबसे बड़ी बात ये खुशबू के बैकअप रखते हैं कि यार एक ट्रक हमारा वहां से निकल रहा है, एक ट्रक वहां से निकल रहा है, एक ट्रक वहां से निकल रहा है, पाकिस्तान के चारों कॉर्नर से एक एक ट्रक निकल रहा है, अगर वो पकड़ा गया वो निकल आएगा, वो निकला, तो कहीं ना कहीं से तो हमारा काम नहीं रुकेगा। तो इसी तरह जब मतलब अब ये तो आप में पीटीआई है इस वक्त, तो अगर पीटीआई काम देती है हमें इस तरीके से, तो उससे पहले पीएमएलएन भी अताब में थी, पीडीएम भी अताब में थी, तो हमें काम देती थी, तो हम काम करते थे इसी तरीके से, क्योंकि हमें अपना काम करना है। हम कोई चोरी चकारी तो कर नहीं रहे थे, ना ही किसी का हम हक खा रहे थे, हम अपनी मजदूरी कर रहे थे, अपने बाल बच्चों का रिजक कमा रहे थे, और इसी तरह से ही करते हैं। वैसे रफली बताएंगे कि आपने इस काम से अभी तक कितना कमा लिया है, कितनी गाड़ियां हैं, कैसा लाइफस्टाइल आपका? ये सब बातें जो सी है ना, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। पहले भी टैक्स वाले बड़े पीछे पड़े थे, और अब आप दोबारा भी टैक्स वाले पढ़वाना चाहते हैं, तो एक गाड़ियां हैं, गिनती भी नहीं करते अब, ना ही ऑन एयर करते हैं, ट्रक्स हैं, लेबर है, टीम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है। हाथ नहीं फैलाना पड़ता किसी आदमी के सामने, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, अल्लाह पाक हमें देते हैं, और मेरी वजह से कई सैकड़ों घरों का रिजक चल रहा है। अल्लाह पाक मुझे देते हैं, और मैं अपनी टीम को देता हूँ, और टीम भी खुश होती है, और वो भी दुआएं करती है। डीजे बट बेसिकली कंटेनर की वजह से ही पहचाना जाता है, और हमारा एक पर्सनल भी कंटेनर है, जिसको हम यहाँ से वो बाय व्हील, उसको टायर लगे हुए हैं, उसको बाय रोड हम लेकर जाते हैं, और वो बेसिकली मेरा कमरा कहलाता है, जिसमें एसी लगा हुआ है, या वो उसमें राइस कुकर है, माइक्रोवेव है, खाना पकाने का सारा निज़ाम। हम जब घर से काम के लिए निकलते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने कब वापस आना है, कौन सा जलसा धरने में कन्वर्ट हो जाए, हमें नहीं पता। तो हम काम के लिए जब घर से निकलते हैं तो जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता। तो इसीलिए फिर अब खाना खाना, सोना, और वहाँ पर काम करते हुए साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, तो उसके लिए बिल्कुल हमने अपना कंटेनर बनाया। क्या आपने पीटीआई को भी बाकी जमातों की तरह करप्शन में मुलव्वस पाया? देखिए, आप तो ये वो क्वेश्चन कर रही हैं जो सियासी क्वेश्चन है। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, मेरा इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है कि कौन सी पार्टी करप्ट, कौन सी पार्टी जो सी है वो ठीक है। बट आपके इस क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि हम भी इंसान हैं, और आंखें भी रखते हैं, कान भी रखते हैं, हमें भी नज़र आता है कि आज तक तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई, खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ आज तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। ठीक है, अब ये ना कह दीजिएगा अगर जुर्म साबित नहीं हुआ तो 9 मई से अब तक वो जेल में क्यों है, तो प्लीज़ अभी तक तो जुर्म साबित नहीं हुआ। सियासी डीजे बाजी अभी भी चल रही है किसी जमात के साथ, या क्विट कर चुके हैं? सबसे पहले तो आपने राइट कहा, तो क्योंकि आप एक फ़ीमेल हैं, मैं आपका एहतराम बहुत ज़्यादा करता हूं, तो मैंने आपके जवाब में कहा जी राइट। बट ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि सियासी डीजे बाजी क्या होती है, मुझे इस बात की समझ नहीं। हाँ, देखें, पॉलिटिक्स के अंदर म्यूज़िक मिक्स करना, ये बेशक इसका जोन सा है, इमरान खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा है कि डीजे बट ने ये जोन सा है इजाद किया, और आज से तकरीबन 13-14 साल पहले मैंने ये एक टर्म निकाली, जिसको आज पाकिस्तान में हर पार्टी जोन सी है इसको लेकर चलती है। और मैं किसी भी पार्टी का अगर जलसा करता हूँ तो उसको उसी के पार्टी के तरानों से मिक्स करता हूँ, स्पीचेस में वो तराने उनके मिक्स करता हूँ, जिससे लोगों के अंदर जोशो वल्ला बढ़ता है, लोगों का खून गर्म होता है। जहाँ पर आपको मकबूलियत मिली कि पीटीआई के जलसे कामयाब डीजे बट की वजह से हो रहे हैं, उनका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वहीं पर नाक़दीन ने तनकीद का निशाना भी बनाया कि माए बहनें लड़कियां नाचती गाती हैं, तो इस पर आपका क्या कमेंट है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैंने आज तक पहले भी बताया कि पार्टी के तराने प्ले किए, मेरा काम है पार्टी के तराने प्ले करना, मैं डीजे हूँ, मिक्सिंग करना और अच्छा रिमिक्स करना। तो ये तो फिर अब वही सियासी क्वेश्चन है, तो ये उन सियासतदानों से पूछा जाए। मेरा तो काम है जो मैं अपना काम करता हूँ और हर पार्टी में रहकर करता हूँ। और जहाँ तक आप बात करते हैं दीनी
लोगों की, तो हमें बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला। लेकिन जब हम इस्लामी स्कॉलर्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम अपनी डीजे की मिक्सिंग बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसमें हम गाना तो नहीं प्ले करते। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक की तलावत, आयात, उनको हम जैसे वो जो फ़िक्रा बोलते हैं, हम कुरान पाक की वही तलावत जौन सी है जो हमें पहले से मिली होती है, हम वो उसको उसके साथ मिक्स करते हैं। तो ये हमारा एक मतलब आप समझें कि हम प्रोफेशनल लोग हैं और अपना प्रोफेशन में एक्सपर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट लेकिन आपका वो वाला जो आपके माएँ बहनें अगर डांस करती हैं तो मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। ये बताएं कि 9 मई वाले दिन आप कहाँ थे और इस वाक़ये को आप कैसे देखते हैं? 9 मई का वाक़या जौन सा है उससे थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। 25 दिसंबर को मुझे ब्रेन अटैक हुआ, 2 महीने में कोमा में रहा। उसके बाद सीएमएच से मुझे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया और इस्लामाबाद से फिर मुझे एक ऐसी जगह पे रखा था, कूज़ा गली अयूबिया के पास है, केपीके में एक जगह है जहाँ पर मैं बड़ा सुकून से, मेरे पास मुझे अलाउ नहीं थे, ना मेरे पास कोई फ़ोन थे, ना इंटरनेट, ना एलसीडी, ना टीवी और ऐसा कोई भी चीज़, और ना ही मुझे डॉक्टर्स ने मतलब सख्ती से लोगों से भी मिलने से मना किया हुआ था। तो उस वक़्त इमरजेंसी में एक मैसेज बंदा लेकर आया और आप अभी मुझे देख रहे हैं इस हालत में, ये मैं दोबारा अपनी वापस उसी हालत में आ गया। उस वक़्त मैं बहुत मोटा हो गया हुआ था, क्लीन शेव था, बाल भी छोटे-छोटे थे और मुझे बड़ा दुख हुआ जब खान साहब को 9 मई के वाक़ये में उठाया गया और उस वक़्त मैंने देखा कि मेरा मुल्क जल रहा है, मेरे मुल्क में हर तरफ आग लगी हुई है, लोग जलाओ-घराव कर रहे हैं। तो मैंने उस वक़्त भी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, अपना मुल्क ना जलाओ। जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट तो करो, बट इस तरह का ऐसा कोई काम ना करो जिससे कानून आप हाथ में लो। जी। 9 मई के मुज़ाहिरों के बाद आप पर किसी तरह की कोई मुश्किल आई? देखिए 9 मई के वाक़यात में जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरी इतनी बुरी हालत थी, हालाँकि आप देखें कि मेरी गाड़ी ब्रांडेड है, डीजे बट लिखा हुआ है राइट लेफ्ट पे, वो इतना बड़ा है कि दूर से आता है वो डीजे बट आ रहा है। बट मुझे आज तक कभी किसी चौक चौराहे पे किसी पुलिस वाले ने या किसी भी जो हमारे कानूनी इदारे हैं, किसी इदारे ने आज तक ना उठाया इस मामले में और ना ही कोई बाज़पोश की गई, बिकॉज़ कि उन्हें पता था कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं और सचमुच बीमार था और बड़ा शदीद बीमार था। दैट्स व्हाई कभी किसी ने मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगाया 9 मई के वाक़यात से। सर जाते-जाते कोई मैसेज? डीजे बट एक मज़दूर आदमी था, एक गरीब आदमी था और बिल्कुल मतलब समझे कि कुछ भी नहीं था, लेकिन पढ़ाई की, पढ़ा लिखा, उसके बाद फिर मेहनत की और अनथक मेहनत की, आज आपके सामने हो। तो आप लोग भी अगर पहले पढ़ाई करें और फिर मेहनत करें, आप भी इंशाल्लाह ताला संवर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।